ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ, इस वीडियो में अपन देखेंगे केमिस्ट्री के जो बेसिक्स है, जो तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए चाहिए, लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करने से पहले तुम्हें पता है एक चीज कि एसपीडीएफ नोटेशन करके एक चीज होती है। तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम टेक्स्ट बुक्स में, जिसमें एसपीडीएफ टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई मिलती है। उसका क्या मीनिंग होता है वो अपन सीखने जा रहे हैं। उससे पहले अपने को एक कंसेप्ट सीखना है कि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, और ये जो शेल्स होते हैं तुम्हें पता है, ये जो शेल्स होते हैं तुम्हें पता है, जो शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं ना, उसका एनर्जी जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाता है। व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी लेवल इज, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जो शेल होता है उसका सेम मीनिंग होता है एनर्जी लेवल। उसका सेम मीनिंग क्या होता है? एनर्जी लेवल। शेल के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, एनर्जी लेवल। तो मानकर चलो ये मैंने बात करी पहले शेल की, तो ये जो शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी जो एनर्जी होगी वो उसके आगे वाले शेल से क्या होगी? कम होगी। यानी कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम, और जो शेल न्यूक्लियस के दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर उससे कोई एक और दूर है तो उसकी एनर्जी उससे भी ज्यादा, कोई दूर है तो उससे भी ज्यादा। इट मीन्स कि मानकर चलो ये न्यूक्लियस है, ये पहला, और ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो इस पहले वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। दूसरे वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगी उन सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। उसके अगले वाले में जितने की भी होगी सबकी सेम होगी, लेकिन जो पहले वाला शेल है उससे ज्यादा होगी। यानी कि ये जो भी शेल है वो बिल्कुल एक एनर्जी लेवल की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले वाले शेल की जो एनर्जी लेवल है वो मानकर चलो 2, दूसरे वाले की है 5, और तीसरे वाले जो उससे दूर है उसकी 10, उसके वाले आगे की होगी मानकर चलो 15 या 20 होगी। यानी कि जो शेल या जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है वो न्यूक्लियस से जितना करीब है उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम होगी। और जितना दूर है उसकी एनर्जी क्या है? उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग का तुम सबसे सिंपल फंडा जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन करते कैसे। कि मानकर चलो तुम्हें किसी ने 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक कंपाउंड दे दिया और बोला उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, तो तुम आराम से निकालोगे, 2 8 करके हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन कैसे करते हो? सबसे पहले तो ये जो पहला शेल है उसको फिल करते हो। ये 2 जब भरेंगे तभी तो आगे वाले 8 भरोगे, और ये 8 आगे के भरेंगे तभी तो आगे वाले 18 भरोगे। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर शेल से अपन हाइयर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो इसी को मैं कह सकता हूँ कि लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल को अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं एसपीडीएफ टाइप में नोटेशन है। लेकिन एसपीडीएफ का रियल मीनिंग क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक फैक्ट याद रखना कि जो शेल है ना उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का सबशेल नया ऐड होता रहता है। यानी कि ये मैंने बात करी पहले शेल की, तो उसमें मिलेगा मुझे सिर्फ एस टाइप का सब शेल। दूसरे शेल की बात करी तो मुझे एस तो मिलेगा ही, साथ में पी भी मिलेगा। मैंने तीसरे की बात करी तो एस पी और एक नया ऐड हो जाएगा डी। चौथे की बात करी तो एस पी डी एफ आ जाएगा, और पांचवे की बात करी तो एस पी डी एफ तो ऑलरेडी था, एक जी नया ऐड हो जाएगा। फिर एच आई जे ऐसा चलता रहता है। बट वो बड़े एलिमेंट्स के केस में अपना जितना यूज है वो सिर्फ एफ तक का ही यूज है। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा कैसे जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने बात करी जिंक की, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, ए यानी कि एटॉमिक मास। जिंक की मैंने बात करी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। एक मिनट देना, लेट मी चेक इफ माई कैमरा इज ऑफ और नॉट। ओके, माई कैमरा इज ऑफ। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। कुछ इस तरीके का हमारा क्या है? Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एसपीडीएफ नोटेशन में। अभी तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करो। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, ये जो 1s लिखा है उसका एग्जांपल लेकर कि ये जो 1 नंबर है, जो इस लेटर के आगे जो नंबर होता है वो बताता है कि कौन से शेल की अपन बात कर रहे हैं। शेल नंबर बताता है वो कौन से शेल की अपन बात करें। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1s2, इट मीन्स 1 यानी कि मैं पहले शेल की बात करूँ। यहाँ पे लिखा है 2s2, 2p6, यानी कि ये जो एस सब शेल है, ये जो एस है वो क्या बताता है? सबशेल बताता है कि कौन से सबशेल की तुम बात कर रहे हो। और सबशेल का ना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। जैसे एस सबशेल की मैं बात करूं तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है जिसे अपन डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी के जगह पर होता 2p, तो यानी कि वो दूसरे शेल में प्रेजेंट है। यानी कि जो पी सबशेल है जिसमें कितने ऑर्बिटल हैं?
3 ऑर्बिटल है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है, दूसरे वाले शेल में प्रेजेंट है। और ये जो ऊपर वाला नंबर है वो तो तुम्हें शायद पता ही होगा, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। काउंट करते हैं, 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 2 30, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन अच्छे से हमने फिल करे हुए हैं। अभी इस चीज की मीनिंग तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1s2 इट मीन्स 1 पहले शेल की बात हो रही है। ये है Zn का न्यूक्लियस मानकर चलो, ये है शेल, ये है शेल, और ये है तीसरा शेल। इसको मैं इरेज करता हूं, ये है तीसरा शेल। 1s2 यानी कि पहले वाले शेल में एस सब शेल प्रेजेंट है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2s2 2p6, यानी कि ये जो 2s और 2p है ये दोनों ही दूसरे शेल में प्रेजेंट है, ये दोनों ही दूसरे शेल में प्रेजेंट है, बट सब शेल अलग है। यानी कि 2s2 पहले आता है और 2p बाद में आता है। फिर अगला आ जाता है हमारा 3s, 3 वाला शेल, यानी कि इसमें 3s भी इन्वॉल्व होगा, 3p भी इन्वॉल्व होगा, 3d भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये ऑर्डर हमें कैसे पता चला कि पहले 1s में ही क्यों जाएगा। जैसे कि अगर अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करते हैं, जैसा अपन 10 तक जानते आए हैं कि पहले वाले शेल में भरेंगे 2, दूसरे वाले शेल में भरेंगे 8, तीसरे वाले में भरेंगे 18। अगर 18 के 18 पूरे नहीं मिल रहे तो सिर्फ 8 भरेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, आगे वाले को दे देंगे। इसमें ये जो ऑर्डर है, यानी कि पहले 1s में भरना है, फिर 2s में भरना है, 2p में भरना है, 3s में भरना है, 3p में भरना है, 3d और फिर 4s में भरना है, फिर उसके आगे भी कोई नंबर है उसमें भरना है, वो अपने को कैसे पता चले। तो उसके लिए ना एक ऑर्डर तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल। तो उसके लिए अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, एनर्जी लेवल का ऑर्डर, एनर्जी लेवल का ऑर्डर। और वो ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, वो क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अगर तुम्हें मैं शेल और सबशेल को सिंपल मीनिंग में एक्सप्लेन करूं तो बस इतना जान लेना कि शेल जो है वो है एक मोटी लाइन, शेल है एक मोटी लाइन, उस शेल के अंदर जो एक पतली लाइन है वो है तुम्हारा सबशेल। ये जो मोटी लाइन है इसके अंदर है तुम्हारा सबशेल। मानकर चलो ये पहली शेल है, तो इस मोटी लाइन में सिर्फ एक ही टाइप का सबशेल जाता है जो कि है एस टाइप का। मैंने बात करी एक और मोटी शेल की, मानकर चलो दूसरे वाले शेल की, दूसरे वाले शेल की लाइन की जो कि इतनी मोटी है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक एस प्रेजेंट होगा और एक पी प्रेजेंट होगा, दोनों इसी में इन्वॉल्व होंगे, दोनों इसी में प्रेजेंट होंगे। और अगर मैंने 3 की बात करी जो कि इससे भी मोटी होगी, 3 की बात करी जो कि इससे भी मोटी होगी, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, एस सबशेल, पी सबशेल और डी सबशेल भी इंक्लूड होगा। यानी कि पहले मैंने बात करी फर्स्ट वाले शेल की, तो उसमें एस भरेगा, अब पी तो है नहीं तो क्या करेगा, एस पूरा भर जाने के बाद आगे 2 वाले को देगा। अब 2 वाले में भी अगर अपन गौर से देखें तो एस की एनर्जी लेवल क्या है, कम है पी के मुकाबले, तो ये पहले किसको देगा, सॉरी पहले एस लेगा, फिर एस का भर जाने के बाद पी को देगा, पी का भी हो जाएगा। तो ये तीसरे वाले शेल के पी वाले एस वाले को पहले देगा, एस वाला भर जाएगा तो पी वाले को देगा, पी वाला भर जाएगा तो डी वाले को देगा, समथिंग लाइक दैट। तो वही ऑर्डर है यहाँ पे। लेकिन तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 3d आ रहा है फिर 4p आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे तुम देखो तो 3s 3p 4s, लेकिन यहाँ पे 3d आना चाहिए था लॉजिकली, ना कि 4s, तब ये जो ऑर्डर है सही बैठता। और इसे याद करना भी इस तरीके से मुश्किल है। मैं एक आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे याद हो जाए ये टेबल। ऐसा इसीलिए होता है ना बिकॉज ये जो अपने शेप्स होते हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, इन सब की एक अलग अलग एनर्जी होती है। एस शेल, ये जो एस शेल है डी सब शेल के मुकाबले है तो वीक, यानी कि तुम ये देख रहे हो एस जो है ये डी के कंपैरिजन में है तो इसका ये हायर लोअर एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो 4 की वजह से ना, आई मीन टू से लेट मी, मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें। देखो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 3 जो शेल है वो पहले आना चाहिए था और 4 क्या आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। लेकिन ये जो एस है इसकी एनर्जी लेवल क्या है, डी के मुकाबले बहुत कम है, यानी कि डी की इतनी ज्यादा है कि इवन दो वो थर्ड शेल में प्रेजेंट है फिर भी जो एस का उतना कम है, इवन दो वो फोर्थ शेल में प्रेजेंट है इसलिए वो पहले आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, इसे याद कर लेना भी
काफी होगा, 12th के लिए सिर्फ अपना इतना इंफॉर्मेशन काफी है। इसको याद कैसे रखना है, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो मैं समझाते थे। यानी कि तुम्हें किसी ने 12 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका फिलिंग तुम्हें करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो तुम क्या करोगे, इस 12 में से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दोगे। तो पहले इसको दो दोगे, इसमें दो हो गए, बचे 10, फिर इसको दो दोगे, दो दे सकते हो, 4 दे दिए, 8 बच गए, फिर इसको 6 दे सकते हो, अब इसको 2 दे सकते हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अब अपन बात करते हैं इसको याद कैसे करना है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है 1s, फिर नीचे लिखना है 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे करके। फिर पहले वाले में 1p तो आता नहीं है, 2 वाले शेल से ही p वाला सब शेल शुरू होता है, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर थर्ड वाले शेल से d वाला सब शेल शुरू होता है, यानी कि 3d, 4d, 5d, 6d। अब फोर्थ वाले शेल से f वाला सब शेल शुरू होता है, तो 4f, 5f, 6f। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर को निकालने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक है, अपने को ऐसे एरोस ड्रॉ करने होते हैं। ये एरो मैंने ऊपर से यहाँ पे ड्रॉ करी, तो पहले किसको हिट हुई, 1s को, तो सबसे पहले किसमें जाएगा, 1s को, फिर 2s में जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने एरो करी तो पहले 2p को हिट हो रहा है, फिर 3s को हिट हो रहा है, पहले 2p को हिट हुआ, फिर 3s को हिट हुआ। अब हमने आगे और बनाया, तो 3p को पहले हिट हुआ, 4s को बाद में, 3p को पहले हिट हुआ, 4s को बाद में। अब 3d को हिट हुआ, फिर 4p, फिर 5s, 3d, 4p, 5s, फिर ऐसे ही 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p। तब तक हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाएंगे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, जब तक हमारे हाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हीलियम और नाइट्रोजन, फिर कॉपर का। तो हीलियम सबसे पहले अपन लिखेंगे पहला सबशेल जो कि है पहला एनर्जी लेवल जो कि है 1s। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिया, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो 1s सबसे पहला एनर्जी लेवल, 2 आएगा। फिर आता है 2 अगला एनर्जी लेवल, उसमें भी 2 आ सकते हैं, तो 2 आएगा, 4 हो गए, 3 बचे हैं। फिर 2p आएगा जिसमें आ जाएंगे रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा किसका, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन। लेकिन तुमने देखा हो या नहीं, लेकिन बुक्स में तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस तरीके का भी नोटेशन होता है कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर तुमने तुमने देखा हो तो यहाँ पे 1s2 प्रेजेंट था, जो कि किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच करता था, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच करता था। लेकिन आगे जाकर के अगर अपन देखते हैं ना, तो जैसे बड़े बड़े एलिमेंट्स है, जैसे कॉपर वगैरह हो गए, इनका जो पहले का हिस्सा है वो बहुत लंबा होता है, और जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच खाता है, किसी ना किसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैच खाता है। इसलिए उतनी स्पेस बचाने के लिए अपन डायरेक्टली ब्रैकेट में उस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके ये मान लेते हैं कि हाँ, इसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस नोबल गैस से मैच खाती है। अगर अभी भी नहीं समझा होगा, इतना मीनिंग क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अपन आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स करेंगे उसमें ये मीनिंग अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है कि एनर्जी लेवल क्या होता है, सब शेल क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, और बाइटल क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है। ये जो ब्रैकेट वाला नोटेशन है वो आगे जाकर के और क्लियर हो जाएगा। अभी जरा अपन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं एनर्जी ऑर्डर, जो कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अभी एक और मुझे इंफॉर्मेशन बतानी थी कि ये जो मैंने ब्रैकेट वाली नोटेशन लिखी और ये जो रिमेनिंग वाली पार्ट मैंने छोड़ दी है, ये मुझे बताती है कि नाइट्रोजन के लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो मुझे बताती है। अभी 1s1 तो इसका पहले वाला शेल था, यानी कि इसके अंदर वाला शेल था, बट जो 2 था उसका आखिरी वाला शेल था, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उसके लास्ट वाले शेल में, यानी कि दूसरे वाले शेल में। देख सकते हो ना यहाँ पे 2s2p लिखा है, यानी दूसरे वाले शेल में 2 और 3, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये इंफॉर्मेशन अपने को नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो अपन ने 10th में सीखी थी उससे भी पता चलती है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 और 5, हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10th के अकॉर्डिंग। इससे भी पता चलता है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। सेम केस अपन कॉपर का भी जब अपन अभी लिखने जाएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि लास्ट वाला जो शेल है उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, फिर 5s। अब देखते हैं कितना भरता है, जो नहीं भरता है वो बच जाएगा।
वैसे इतना जरूरी नहीं है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बट स्टिल एज एन इंफॉर्मेशन ये बात पता होनी चाहिए। तो 1s अपन इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, 2 2 4। फिर p में अपन भरेंगे 6, 2 कितने हो गए, 10 12। 12 में फिर यहाँ पे अपन भरेंगे 6, 12 6 18, 18 में 2 भरेंगे, हो गए 20। 20 में डी में 10 आते तो हो गए 30, बट यहाँ पे पूरे के पूरे 10 नहीं आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, क्योंकि कॉपर का क्या है, 9 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर तुम ये देखोगे, ये वाला जितना भी हिस्सा दिख रहा है, यानी कि 4 के पहले, ये किसी ना किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच खाता है, और वो जिससे मैच खाता है वो है इस कॉपर के आने वाले पहले वाले जस्ट नोबल गैस से। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, नियॉन, हीलियम नियॉन और आर्गन, बरोबर, तो ये आर्गन से मैच खाता है इतना जो। तो फिर इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में AR लिख करके 4s2 और 3d9 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये भी मेरा जो नोटेशन है वो करेक्ट है। तो देख रहे हो इतनी सारी जगह अपनी क्या हो गई है, बच गई है, सिर्फ ये लिख करके कि इतना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो AR से मैच खाता है। वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ही ब्रैकेट में लिखा जाता है, इतना याद करना। लिखने को तो कॉपर के जस्ट पहले वाला जो एलिमेंट है उसको भी लिख सकते थे, लेकिन अपन ने नोबल गैस को ही लेना है, जो कि अपने को इसके लास्ट शेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि ये नोटेशन लिखूं या ये नोटेशन लिखूं, लास्ट शेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वही सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेता है ना। क्योंकि इसके अंदर वाले जितने भी ये जो हिस्से हैं वो तो इलेक्ट्रॉन सेफ है, उनका लेना देना तो होता नहीं है। और केमिस्ट्री में अपन बॉन्डिंग के अलावा तो कुछ पढ़ते नहीं है, और बॉन्डिंग में लेना देना किसका होता है, लास्ट शेल का होता है। तो इन्फॉर्मेशन लास्ट शेल की होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्लियर हो गया। अब तुम्हें मुझे कुछ बॉन्डिंग कंसेप्ट के बारे में सिखाना था, कि जब दो एटम, एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, बाइंड होता है, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चूने को ना पानी में मिक्स करोगे, अगर जो घर में चूना पट्टी होता है उसमें पानी में मिक्स करोगे तो हीट जनरेट होती है, यानी कि एनर्जी उसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और ऐसे केस में जिनका दो एडिशन से, दो एटम के एडिशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसे एटम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ NaCl, लेकिन ऐसा होता कौन से एटम्स के केस में है, ऐसा इन एटम्स के केस में होता है जो कि दोनों बॉन्डिंग बनाने के लाइकली होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बात करी एक कार्बन और एक सल्फर की, कार्बन और एक सल्फर की, या फिर मैंने मानकर चलो बात कर ली फ्लोरीन फ्लोरीन की। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे क्या, नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल, सोडियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना बिल्कुल चाहेगा, लेकिन सोडियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना बिल्कुल चाहेगा, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे दो केस हो गए कि जो सोडियम और फ्लोरीन, और ये दोनों का बॉन्डिंग क्या है, लाइकली है, ये दोनों बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, बट फ्लोरीन फ्लोरीन मतलब सोडियम के कंपैरिजन में बॉन्ड बनाना उतना पसंद नहीं करेंगे। अब सोडियम और फ्लोरीन दोनों बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बॉन्डिंग से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड ये फैक्ट तुम्हें पता होगा कि स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जितना कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इनको जितना कम एनर्जी है, कम एनर्जी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करनी होगी, रिलीज करनी होगी, तभी तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनेंगे। तो इसीलिए जब दो ऐसे एटम्स जिनका बॉन्डिंग फेवरेबल है, जैसे सोडियम और फ्लोरीन का बॉन्डिंग फेवरेबल है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ऐसे केस में जो बॉन्डिंग होती है उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और फ्लोरीन फ्लोरीन जो कि एक दूसरे से उतना बॉन्ड करना नहीं चाहते, इन लोग को लेकिन हमें फिर भी बॉन्ड कराना है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। यानी कि दो ऐसे एटम जो कि उतना बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, तो हमें जबरदस्ती बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। और जो रेडिली बॉन्ड बनाना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ऐसे केस में जैसे दो एटम्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि सेपरेट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट ऐसे बॉन्ड्स जिसको बनाने के लिए ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी थी, उनके ब्रेकिंग के टाइम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये फैक्ट डोंट वरी, सिर्फ समझना था, आगे जा करके केसेस में ये चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अगर अभी इतना फैक्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
ये बॉन्डिंग के कंसेप्ट भी अपन ने क्लियर कर लिए। हाँ, अब एक और मुझे फैक्ट बताना था कि ऐसा होता क्यों है, एनर्जी रिलीज कब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, प्रोवाइड कब करनी पड़ती है, कि एटम के केस में। ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा शेल शेल शेल। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक लोअर एनर्जी लेवल में है, ये एक इलेक्ट्रॉन मानकर चलो 2 एनर्जी वाले लेवल शेल में है, जिसकी एनर्जी 2 है, दूसरे वाले की मानकर चलो 5 है, तीसरे वाले की मानकर चलो 10 है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आगे वाले शेल में जाना है तो इसको 5 एनर्जी का होना जरूरी है, लेकिन इस भाई साहब के पास तो है सिर्फ 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के कौन से शेल में जाएगा, 5 एनर्जी वाले शेल में जाएगा। अब इस 5 वाले को भी अगर और आगे जाना है, 10 वाले में जाना है, तो इसके पास तो है 5, और 5 की जरूरत पड़ेगी, तो हमें इसे 5 एनर्जी और प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके इसका 10 एनर्जी वाले शेल में क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर 10 वाला कोई है, उसको 5 वाले के पास जाना है, उसके पास है तो 10, लेकिन 5 वाले में जाने के लिए उसके पास सिर्फ 5 एनर्जी होनी चाहिए। अब 10 में से उसे क्या करना पड़ेगा, 5 निकालना पड़ेगा। 5 एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, तभी तो 5 एनर्जी का होकर के यहाँ पे पहुंच पाएगा। अब 5 एनर्जी वाले को 2 एनर्जी वाले पे जाना है, उसको उसके पास सिर्फ 2 ही एनर्जी होनी चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 5 में से 3 एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो ये वाले शेल में जा पाएगा। ऑल इन ऑल अगर मैं समराइज करूं, कि जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है तो उसको एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करना पसंद करता है। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा, लॉजिक यही है कि जो दूर वाला शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में तभी जा पाएगा जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब एनर्जी ज्यादा तब होगी जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर बाहर वाले शेल में जिसकी एनर्जी कम है, अंदर वाले शेल में जाना है जिसकी एनर्जी, बाहर वाले शेल में जिसकी एनर्जी ज्यादा है, अंदर वाले शेल में जाना है जिसकी एनर्जी कम है, तो ज्यादा से कम जाने के लिए उसे ऑब्वियसली क्या करना है, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आगे जाकर के अपन कंसेप्ट में जरूर देखेंगे। और अगर मैं एक और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ऐसा होता क्यों है कि जो पास वाला शेल है, वो जो न्यूक्लियस के पास होता है, पास वाला शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें एनर्जी कम क्यों होती है और दूर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हें पता होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को जितना क्लोज रखोगे उनके बीच जो एनर्जी की कैंसलेशन होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बट कोई दो चार्ज को जितना दूर रखोगे उनके बीच में एनर्जी का इंटरेक्शन उतना नहीं होगा, और एनर्जी का उतना इंटरेक्शन नहीं होगा तो एनर्जी का कैंसलेशन नहीं होगा। अब जो पास में थे उनमें एनर्जी का कैंसलेशन हो रहा है, एनर्जी मोस्ट ऑफ कैंसिल हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव की, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जो दूर है उनमें एनर्जी का कैंसलेशन उतना नहीं होगा, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, एनर्जी हाई ही रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताने जाऊँ तो तुम्हें पता है कि अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में घुसेड़ा जाए या हाइड्रोजन उससे निकाला जाए तो उसी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन को निकाला जाए और हाइड्रोजन को डाला जाए किसी कंपाउंड में, उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन का लेना रिडक्शन, ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका एक और होता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजर, वो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजर। यानी ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और उनका क्या काम होता है, दूसरी चीजों को क्या करना, ऑक्सीडाइज करना। और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं उसे उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम होता है दूसरी चीजों को ये करना, क्या कहते हैं, रिड्यूस करना। जैसे कि अगर अपन, मैं एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताने जाऊं, Zn का रिएक्शन CuSO4 से अगर मैं कराने जाऊं तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। ये कौन सा रिएक्शन है तुम्हारा, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अपन ने 10th में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अपन ने 10th में पढ़ा था कि Zn ज्यादा रिएक्टिव है Cu के कंपैरिजन में, इसलिए जो SO4 है वो Zn के साथ पेयर कर लेता है क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है, और Cu को क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पर देखो दो चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, यानी कि किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है साइमल्टेनियसली, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी अपन देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो Zn तो नॉर्मली है, CuSO4 को मैं लिख सकता हूँ Cu2 प्लस। वाई कैन आई राइट दिस एज Cu2 प्लस, बिकॉज ये आयोनिक फॉर्म है।
अगर मैंने लिखा सिर्फ Zn या मैंने लिखा सिर्फ Cu, तो ये अपने एक ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी कि इनकी जो वैलेंसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, इनकी जो ओरिजिनल वैलेंसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया Cu2+, इट मीन्स यहाँ पे कॉपर ने क्या कर दिया, ऑलरेडी SO4 को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। बट यहाँ पे नोटेशन ना लिखने के लिए, मतलब SO4 की जगह पर कुछ और भी हो सकता था जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सके। SO4 2 इलेक्ट्रॉन का लेने का काम कर सकता है, मानकर चलो कोई और आयन है, कोई और नेगेटिव आयन है जो कि क्या 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता हो, वो भी कॉपर से बॉन्ड कर सकता है। इसलिए एक जनरल फॉर्म के नजरिए से अपन सिर्फ Cu2+ लिख लेते हैं, ठीक है। CuSO4 लिखना है, Cu2+ भी लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर रहे हैं इसलिए अपन 2+ लिख रहे हैं। और आगे के चैप्टर में जो अपन 12th में सीखेंगे उसमें ऐसा नोटेशन बहुत देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो Zn रिएक्ट कर रहा है Cu2+ वाले, यानी कि Zn रिएक्ट कर रहा है कॉपर के Cu2+ वाले फॉर्म से। Cu2+ वाला फॉर्म किस वजह से बना, SO4 से रिएक्ट करने की वजह से। बट जैसा मैंने कहा, मैं एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जनरल फॉर्म के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए अपने इसको Cu2+ के फॉर्म में लिखते हैं, SO4 को लिखने की जरूरत अपन नहीं समझते। अभी क्या हुआ, Zn ने इस भाई साहब को इलेक्ट्रॉन दे दिया। Zn तो है रिएक्टिव, लाइक उसके पास तो है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी हो गया 2+। अब Cu भैया जो थे 2+, उनके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, 2 इलेक्ट्रॉन की उनके पास कमी थी और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ गए, यानी कि आयन के स्टेट में अब वो नहीं रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो हुआ, मैंने मेन रिएक्शन लिखा जिस तरीके से अपन 10th में लिखते थे। ये वाला जो रिएक्शन का फॉर्म है वो रिएक्शन हुआ जो अपने को 12th में कॉमनली देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन भी इससे क्रिएट होती है, बट हैबिट हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे Zn2+ है, यानी कि जो Cu का SO4 वाला हिस्सा था, वो SO4 वाला हिस्सा भाई साहब अभी इससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिया है, ऐसा सीन हो रहा है। अभी अपन देखते हैं इसमें रेडॉक्स वाला, सॉरी, ऑक्सीडेशन वाला हिस्सा किधर है और रिडक्शन वाला हिस्सा किधर है। 1 मिनट देना, मुझे कॉल आया है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब अपन देखने जा रहे थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या Cu का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो अगर अपन इसे लिखने जाएं तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn भाई साहब थे नॉर्मल, कन्वर्ट हो गए किस में, Zn+ में। Zn थे नॉर्मल, कन्वर्ट हो गए Zn2+ में, यानी कि इनके पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास रह गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे। तो कॉपर था Cu2+ के फॉर्म में, बट इसको मिल गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए जो किस में कन्वर्ट हो गया 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद 2+2 Cu अपने किस में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अभी Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी, Zn की ऑक्सीडेशन। अब Cu क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बस इतना ही सिंपल सा फंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की। इलेक्ट्रोनेगेटिव समझना ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे मैंने बात करता हूँ, सोडियम एक एटम का ले लो और एक फ्लोरीन एक एटम ले लो। सोडियम एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। फ्लोरीन एक ऐसा है जिसके लास्ट में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये भाई साहब क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव नहीं होना चाहता, ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या होना चाहता है, पॉजिटिव होना चाहता है। तो ऐसे एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। कैसा इनका नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। बट अदर देन, जैसे कि एक फ्लोरीन का मैंने एटम ले लिया, ये क्या चाहेंगे कि मैं चुपचाप से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और क्या अटेन कर लेता हूँ, नेगेटिविटी अटेन कर लेता हूँ। ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव होना पसंद करेंगे, ऐसे नेचर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे नेचर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, ये भाई साहब भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, फ्लोरीन, ये भाई साहब भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की बहुत क्षमता रखता है, इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव बनने की क्षमता बहुत ज्यादा रखता है। तो इसलिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फॉर अ फैक्ट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि कोई भी ऐसा ला दो
जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, उसमें फ्लोरीन सबसे टॉप पर है। वही चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ले लूं, और वही लेगा ही। और दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वर्ड पर ध्यान देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसी का मैं ऑपोजिट कह सकता हूँ कि जो फ्लोरीन है वो क्या है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी वो पॉजिटिव नहीं बनना चाहता, तो वो क्या है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और उसी की जगह पे मैं उल्टा कह सकता हूँ कि जो सोडियम है वो क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं बनना चाहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भूल जाओ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखो। जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कम टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन लेने की वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ये है न्यूक्लियस, ये है शेल, ये है इलेक्ट्रॉन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इस शेल में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है बाहर का, यानी कि इस न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोई न्यूक्लियस है ही नहीं जो कि इसकी एनर्जी को कैंसिल कर सके। बट जैसे ही वो इस शेल में आना चाहता है, उसकी एनर्जी क्या करनी होगी, उसे कम करनी होगी। कि जैसे ही वो न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और कम एनर्जी करने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड ऑन होता है, शेल में घुसता है, तो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें एक और वर्ड आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जब कंपेयर करूंगा तो और अच्छे से समझेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ सिमिलर टर्म एज एनर्जी, नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम। एनर्जी और एंथैल्पी दोनों सेम मीनिंग है। जस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स वगैरह के केस में बात करने जाते हैं तो एंथैल्पी वर्ड यूज करना सही होता है। अभी जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी निकली, और जितनी एनर्जी निकली वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। वैसे ही अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। बिकॉज ये कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बनाना है, यानी बाहर निकालना है, तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एनर्जी को क्या कहेंगे अपन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डालना है तो एनर्जी निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी जैसे कोई, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये है शेल, ये है शेल। कोई एक ऐसा एटम है जिसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, मानकर चलो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और दूसरे वाले शेल को निकालना है, यानी उसी एटम के दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरे वाले को निकालना है तो क्या कहूंगा, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जैसे जैसे मैं आयोनाइजेशन करते जाऊंगा, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होगा मेरे लिए, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होगा, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। रीजन बिंग ये शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मीनिंग होता है, मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये है शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये है शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और ये लास्ट वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं हम। अभी ये ना अपने न्यूक्लियस से जितना क्लोज होगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना उतना ही मुश्किल होगा, है ना। लेकिन पहला वाला अगर आसानी से निकल जाएगा तो दूसरे वाले को निकाल पाना मुश्किल ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब जो ये वाले जो शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए शील्डिंग के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन को और शील्डिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 10 बॉडीगार्ड थे 9 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब 10 बॉडीगार्ड हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। 10 बॉडीगार्ड हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन की, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो फिर ये जो बॉडी गार्ड है अच्छे तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की प्रोटेक्शन कर पाएंगे, और एक और इलेक्ट्रॉन को ले जा पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो भी नॉट एन इशू, बिकॉज ये भी उतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो जब अपन चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहली इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी पहले के मुकाबले, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरे वाले को निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमें ये पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का चक्कर हमें स्टडी नहीं करना है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट अपने सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना नहीं है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
दैट्स इट। तो इंट्रोडक्शन के केस में, सॉरी, केमिस्ट्री के बेसिक्स वाले केस में इतना ही था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन बाय द लेक्चर्स अपन सीख जाएंगे। एक एग्जांपल दे करके मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने बात करी सोडियम की, जो कि कैसा है, ये है उसका न्यूक्लियस, 2, फिर 8, और उसके आखिरी वाले शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसी की जगह पे मैंने बात करी पोटेशियम की, तो ये इसका न्यूक्लियस, तो पहला शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8, उसके चौथे वाले में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, ये जो न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो इसको निकाल पाना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। न्यूक्लियस उसको उसके पास उतना ही ज्यादा खींचेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना होगा, ज्यादा होगा। बट ये पोटेशियम के मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो ये न्यूक्लियस से क्या है, एक शेल दूर है सोडियम के कंपैरिजन में। तो इसका निकाल पाना सोडियम के कंपैरिजन में क्या होगा, आसान होगा, और ये क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन कंपेयर करूं सोडियम और फ्लोरीन की मैं बात करता हूं, तो सोडियम का तो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा। अगर उसे हम जबरदस्ती लेना देना चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी जो एनर्जी हमें जो देनी पड़ेगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन, उसको 1 इलेक्ट्रॉन, वो तो भाई साहब खुशी खुशी ले लेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उसको एनर्जी भी देने की जरूरत नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा, एनर्जी देने की हमें जरूरत नहीं है। दैट्स इट। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली अपन शुरू करेंगे न्यूक्लियाई वाला चैप्टर, बिकॉज इजी है वो, और ऑप्टिक्स के भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।